Hello, my dear students. Welcome to the fourth session of the magnetism or magnetic effect of current. In this session, we will discuss the rapid fire round, short answer type questions. छोटे-छोटे questions discuss करेंगे, लेकिन उन छोटे-छोटे questions में जहाँ पर explanatory subject की जरूरत पड़ेगी, that I will explain the complete concept there only, right? So the next question what we have to discuss today is question number 37. और उसमें ये कह रहे हैं that state how the magnetic susceptibility of the ferromagnetic substance changes when it is heated. That means ferromagnetic substance की magnetic susceptibility कैसे change करती है with temperature. Starting with question number 37. मैं क्या करता हूं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस सभी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक साथ डिस्कस कर देते हैं. ग्राफिकली कैसे देखते हैं, देखिए. डायामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी will be along this side and this side will be the temperature. Here the next one is para. Magnetic susceptibility this side and this side is temperature. And the next, this will be temperature and this is magnetic susceptibility for ferromagnetic substance. This is for फेरोमैग्नेटिक जो इस क्वेश्चन में पूछा गया. देखिए, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन जीरो. दैट इज एक्स इज लेस देन जीरो. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज लेस देन जीरो, या फिर हम ये कहेंगे कि दिस इज नेगेटिव. यहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज ग्रेटर देन जीरो, is greater than zero, या फिर हम ये कहेंगे this will be positive. यहां पर magnetic susceptibility will be very very greater than zero. That means this is highly positive. ये highly positive होती है. Less than zero negative होती है. That means it can be expressed by this negative. Temperature चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट है, मतलब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आप देखेंगे दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी. यहां पर हम क्यूरीज लॉ से ये भी लिख सकते हैं दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी रिटन एज C upon T. C stands for Curie's constant, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये ग्राफ आता है, जिसकी वजह से यहां पर आप देखेंगे दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज करती है. नाउ द लास्ट जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया उस पर आते हैं. यहां पर क्या है कि दिस टेम्परेचर, देखिए ये हम एक टेम्परेचर यहां पर मार्क कर रहे हैं. ये टेम्परेचर जो है इसको हम TC बोलते हैं. TC बोले तो क्यूरी टेम्परेचर है ये. यहां पर ये देखा जाता है कि एट द लोअर टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर कम है, वहां पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो टेम्परेचर के साथ में बहुत लेस वेरिएशन है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है. ये देखिए ऐसे करके, और इसके बाद में ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऐसे करके वेरी करती है. दैट मीन्स व्हाट, यहां पर जो वेरिएशन है, यहां पर वेरिएशन बहुत कम है और यहां पर एकदम से ये वेरिएशन होगा. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय कि जीरो से लेकर TC दैट इज क्यूरी टेम्परेचर तक यहां पर होगा कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रफली बहुत कम चेंज करेगी. थोड़ा सा और अच्छा ग्राफ इसको देते हैं, और अच्छा ग्राफ बनाते हैं यहां पर. दैट इज लाइक ऐसे करके, यहां पर वेरी लेस वेरिएशन और यहां पर एकदम से वेरी करेगा. सो दैट मीन्स बिफोर TC, क्यूरी टेम्परेचर से पहले
व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, वो भी हम यहां पर देख लेंगे। क्यूरी टेम्परेचर से पहले आप देखेंगे कि यहां पर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है दैट विल रफली रिमेन कांस्टेंट, एंड आफ्टर क्यूरी टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेज एज सिमिलर एज इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। That means what is Curie temperature? Is the temperature after which when a ferromagnetic substance is heated it will start behaving like a paramagnetic substance. It will start behaving like a paramagnetic substance. So the first one, diamagnetic, magnetic susceptibility will be negative, less than 0. Next, magnetic susceptibility will be greater than 0, that is positive. Ferromagnetic substance में magnetic susceptibility will be very very greater than 0, highly positive. यहां पर टेम्परेचर के साथ में इट विल रिमेन सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेस एंड दिस विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व, एंड यहां पर बिफोर Curie temperature it will almost remain constant, no extra change, no sudden changes observed. After the Curie temperature it will start behaving like paramagnetic substance. Now the next question is question number 38, in which the question says two substances A and B have relative magnetic permeability slightly greater than and slightly less than unity respectively. What do you conclude about magnetic nature of A and B? Slightly क्या चीज है ये? This is relative magnetic permeability. Relative magnetic permeability. This is question number 38. Relative magnetic permeability is slightly greater than 1 and relative permeability is slightly less than 1. और दो तो हो गए, ये मटेरियल नंबर A है, ये मटेरियल नंबर B है, और हम अपनी तरफ से तीसरे को क्यों छोड़ दें भाई, मटेरियल नंबर C, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 अगर है तो भाई साहब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अगर ग्रेटर देन 1 है सो दिस विल बी पैरामैग्नेटिक, अगर लेस देन 1 है सो दिस विल बी डायामैग्नेटिक, और अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है सो दिस विल बी फेरोमैग्नेटिक, diamagnetic and paramagnetic substances. So paramagnetic substances will have magnetic relative permeability greater than 1, diamagnetic will have relative permeability less than 1, and the ferromagnetic substances will have relative permeability very very greater than 1. The next question is 39. Does the magnetic permeability, how does the magnetic permeability differ for dia, para and ferro? Remember relative permeability एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट अलग अलग चीजें होती थी। एप्सिलॉन नॉट जो होता था वो होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन होता था परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और इन दोनों को रेशियो होता था रिलेटिव परमिटिविटी। वैसे ही यहां पर है रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे हम ये कहें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39, परमिएबिलिटी is denoted by mu, which is equal to mu r times of mu naught. बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट होता था। ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, यहां पर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। अब हम यहां पर देख रहे हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1, रिलेटिव परमिएबिलिटी लेस देन 1, रिलेटिव परमिएबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। सो व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। So this can be greater than 1, this can be less than 1, this can be very very greater than 1, very very greater than 1। यहां से आप ये बता सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी के बजाय रिलेटिव परमिएबिलिटी के बजाय परमिएबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि अगर डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो दिस इज ग्रेटर देन 1, तो परमिएबिलिटी इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक के लिए हो गया, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, परमिएबिलिटी इज लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इज लेस देन परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस।
यहां पर permeability of the medium is very very greater than the permeability of the free space. What is this? This is paramagnetic substance, this is diamagnetic substance, and this is ferromagnetic substance. So always remember, if they are talking about relative permeability, so mu r की वैल्यू लिखनी है. If they are talking about simply permeability, so that means relative permeability के बजाय permeability है तो आपको mu की वैल्यू लिखनी है, और mu greater than 1 नहीं, mu permeability of free space से ज्यादा, उससे कम, या बहुत ज्यादा. बिल्कुल उसी तरह से para, dia, ferro will be divided, right? Now after this, next question is similar, question number 40. हम इस तरह की चीज बता चुके हैं. How magnetic susceptibility is different for 3 types. वो x यानी कि zeta, that is greater than 1, greater than 0, less than 0, and very very greater than 0 ferromagnetic के लिए, that is highly positive. Question number 41 पे आते हैं, और question number 41 पे ये लिखा हुआ है, if magnetic susceptibility of certain magnetic material is 0.001, find its relative permeability. This is question number 41. If magnetic susceptibility of a material is 0.0001, then what is relative permeability? Relative permeability और magnetic susceptibility में relation ये हो जाता है, this is zeta plus 1. ऐड कर दीजिए. इसमें जब ऐड करेंगे तो बहुत सिंपल आंसर आएगा, that is 1.0001, and this is the relative permeability of that material whose magnetic susceptibility is 41. Now moving on to the next question, that is question number 43. उसमें कह रहे हैं, how can paramagnetic and diamagnetic material rods be distinguished in a magnetic field? पैरामैग्नेटिक रॉड या डायामैग्नेटिक रॉड किस तरीके से किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मान लेते हैं कि एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ये दिया हुआ है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. अगर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रॉड, वो किस मैग्नेटिक मटेरियल की है ये हमको नहीं पता, दैट आई डोंट नो दैट विच मैग्नेटिक मटेरियल इज देयर इन दिस रॉड, तो वो हमको नहीं मालूम है. इसको हमने ऐसे ये फ्रीली हैंगिंग पोजीशन में ऐसे करके इसको हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल में इसको हमने रखा, मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा. सो व्हाट विल यू सी इन केस इफ दिस इज डायामैग्नेटिक, इन केस इफ दिस इज पैरामैग्नेटिक, इन केस इफ दिस इज फेरोमैग्नेटिक. सो डाया, पैरा एंड फेरो. Paramagnetic substance will get aligned along the direction of vector B. वेक्टर B के डायरेक्शन के along ये freely suspended है, along इसके डायरेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि ये रॉड इसके डायरेक्शन में आ जाएगा. दूसरा, what about diamagnetic substances? Rod will set perpendicular to the vector B. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B के परपेंडिकुलर सेट हो जाएगा. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है तो रॉड इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाएगा. तो अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाता है तो ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है. अगला दूसरा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है तो इसमें क्या होने वाला है. अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो रॉड विल क्विकली अलाइंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. जो पैरामैग्नेटिक में हो रहा है वही फेरोमैग्नेटिक में भी होगा, लेकिन यहां पर बहुत जल्दी होगा, यहां स्लाइटली धीरे से ये सेट हो पाएगा. राइट. सो क्विकली aligned along the direction of vector B. If the rod is of ferromagnetic material, it will quickly set along the direction of external magnetic field. If the rod is of paramagnetic material, it will slowly get aligned along the direction of external magnetic field. And if it is of diamagnetic material, it will set perpendicular to the direction of external magnetic field.
दूसरी चीज, जहां पर भी डायामैग्नेटिक मटेरियल किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फिट किया जाएगा, सेट किया जाएगा या फिल किया जाएगा, जैसे हमने देखा सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनॉइड ने जनरेट करी है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI टाइप की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। अब अगर उस सोलेनॉइड के अंदर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल फिल कर देते हैं, अब वो मैग्नेटिक मटेरियल डायामैग्नेटिक हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, फेरोमैग्नेटिक हो सकता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ डायामैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये वेक्टर B इसी को बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस स्लाइटली, डिक्रीजेस स्लाइटली, यहां पर इंक्रीजेस स्लाइटली, इंक्रीजेस स्लाइटली, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, in ferromagnetic substances it increases strongly, increases strongly। इसीलिए ये बोला जाता है कि आपने देखा था कि ट्रांसफार्मर कॉइल हो गया या फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की कॉइल हो गया, दैट इज रैप्ड ऑन द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जब रैप किया जाता है तो फिर उसमें क्या होगा कि वहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जो है, इन प्रेजेंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट विल आल्सो इंक्रीज। So this is all about dia, para and ferromagnetic substance. Diamagnetic substance set perpendicular along the direction of external magnetic field. Paramagnetic substance, ferromagnetic substance quickly set along the direction of external magnetic field. This is question number 43 and moving on to question number 44, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और वो ये कह रहे हैं arrange the types of the magnetic materials, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic in the decreasing order of magnetic susceptibility। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, फेरो। देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, देन होती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। अब जानते हैं फेरोमैग्नेटिक X या जीटा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 0, slightly greater than 0 and this is slightly less than 0, negative, positive, highly positive। so ये arrange कर दिया मैंने decreasing order of magnetic susceptibility। now the next is question number 45 in which we have to explain the definition of intensity of magnetization and magnetic susceptibility। question number 45, what is intensity of magnetization, या फिर हम ये कहेंगे this is magnetization। मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, देन मैग्नेटिक मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज्ड। सो व्हेनेवर अ मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट विल गेट मैग्नेटाइज्ड। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखिए, जैसे ये एक सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर ये ऐसे करके सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रही है और इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया, ये ऐसे करके इसके अंदर इस मैग्नेटिक मटेरियल को हमने फिल कर दिया। अब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, लाइक अगर इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, देन दिस, इफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल is paramagnetic, this will get magnetized along the direction of magnetic field. If it is diamagnetic, it will get magnetized opposite to the direction of magnetic field. और ferromagnetic है तो it will get highly magnetized along the direction of magnetic field। अभी क्या हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन क्या है कि whenever a magnetic material is kept in external magnetic field, it will get magnetized। फॉर्मूला के हिसाब से कैसे डिफाइन करेंगे, मैग्नेटाइजेशन is equal to magnetic moment developed per unit volume। magnetic moment developed, magnetization m, या फिर इसको intensity of magnetization im से डिनोट करते हैं। so that is magnetic moment developed per unit volume of magnetic material। ये जो magnetic material है, इसके per unit volume पर जितना magnetic moment develop होगा उसको हम intensity of magnetization बोलते हैं या फिर magnetization बोलते हैं। जैसे वॉल्यूम जो है इसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ लिख सकते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग जानते थे कि इसको हम
NIA के टर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज I इंटू A, या मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, पोल स्ट्रेंथ या फिर इसका जो मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की पोल स्ट्रेंथ होती है, उसमें मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं स्मॉल m स्टैंड्स फॉर द पोल स्ट्रेंथ, सो दिस विल बी पोल स्ट्रेंथ developed per unit cross sectional area, cross sectional area, cross sectional area of the magnet, मैग्नेट के क्रॉस सेक्शनल एरिया, पोल स्ट्रेंथ जितनी डेवलप हो रही पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। एक और बात, ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट की गई है, जिसको हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल H पर डिपेंड करेगा। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या होती है, व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन कैपिटल H, मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर डिपेंड करेगा। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड किस पर डिपेंड करता है? जो कि नंबर ऑफ टर्न्स और I मल्टीप्लाइड बाई I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है, मतलब कि कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेट या कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रही है सोलेनॉइड में तो भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। तो वो दोनों मिलाकर एक नई फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बताते हैं। This magnetizing field is greater, that means either N is greater या फिर I is greater। और मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा है मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ज्यादा है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, और वो अगर ज्यादा है तो जो मटेरियल होगा दैट विल गेट मोर मैग्नेटाइज। That means this intensity of magnetization will becomes equal to some proportionality constant x into H. So this x is what we call as magnetic susceptibility, M upon H. So magnetic susceptibility is defined as the ratio of magnetizing intensity of magnetization to the magnetizing field, that is capital H. Now next is question number 47, in which they are saying that how does the intensity of magnetization will depend on the external magnetic field. External magnetic field में जब रखे जाएंगे तो वो कैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट मटेरियल्स की डिपेंड करेगी, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो क्वेश्चन नंबर 47, इसमें कुछ भी ज्यादा चीज नहीं है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस विल गेट मैग्नेटाइज्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। paramagnetic substances will get magnetized along the direction of external magnetic field, and ferromagnetic substances will get highly magnetized along the direction of external magnetic field. मतलब diamagnetic will get slightly magnetized opposite to the direction of magnetic field, and paramagnetic will get slightly magnetized along the direction of magnetic field, and the ferromagnetic will get highly magnetized along the direction of external magnetic field. That's it. This is question number 47. Moving on to the next, that is very important and interesting question, that is 48. Explain hysteresis. 48 में hysteresis, डायरेक्टली हम लोग hysteresis के लिए एक hysteresis कर्व बनाते हैं और उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि what is hysteresis and hysteresis curve. एक्स एक्सिस में हम H दैट इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड को डिनोट करेंगे, और वाई एक्सिस में B कहें या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, या इसको M से भी डिनोट करते हैं, ऐसे कहते हैं। शुरुआत में हमने क्या किया कि वी हैव टेकन अ मैग्नेटिक मटेरियल, और उस मैग्नेटिक मटेरियल को हमने मैग्नेट बनाना है, मतलब कोई भी जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है या डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसको हमें मैग्नेट बनाना है। मैग्नेट बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको किसी जैसे सोलेनॉइड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, सोलेनॉइड के अंदर उस मैग्नेटिक मटेरियल को हमने रखा। जैसे जैसे हम सोलेनॉइड में फ्लो होने वाली करंट को बढ़ाते जाएंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड बढ़ता जाएगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनसाइड द सोलेनॉइड बढ़ता जाएगा, ये देखिए ये है सोलेनॉइड,
यहां पर ये करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें करंट को हम वैल्यू करंट की आई है और यहां पर ये आई बाहर निकल रही है। ये आई में एन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एच हो जाएगा, ये एन मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये एच है। दैट मीन्स इफ वी आर इंक्रीजिंग आई दैट मीन्स एच इज इंक्रीजिंग, एच इज इंक्रीजिंग, अंदर की फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती जा रही है। फ्लक्स डेंसिटी इज ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो हमने क्या किया कि जैसे जैसे हम फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, एज वी आर कीप ऑन इंक्रीजिंग द आई दैट इज करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ने के साथ साथ अगर इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है, दिस विल गेट मोर मैग्नेटाइज, इसका मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रहा है, दिस विल गेट मैग्नेटाइज मोर। ये मैग्नेटाइज होता जा रहा है। अब मैग्नेटाइज होता जा रहा है तो मतलब हमने क्या किया कि ये देखिए इसका मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, दिस विल गेट मैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ रही है, मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ रहा है। नाउ आफ्टर दिस फिर हमने देखा कि ये मैग्नेटाइज हो गया अप टू सर्टेन पॉइंट, इस पॉइंट में मान लेते हैं ये पॉइंट ए पर आ गया, ये ओरिजिन से शुरू हुआ था। फिर हमने कहा कि अब इसका मैग्नेटाइजेशन हमको कम करना है, मैग्नेटाइजेशन हमको फिर से डीमैग्नेटाइज करना है। तो डीमैग्नेटाइज करना है इसका मतलब हमने सोचा कि करंट की वैल्यू जो इसमें फ्लो कर रही थी उसको रिड्यूस करते जाते हैं, तो करंट की वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करंट के रिड्यूस करने से इसका मैग्नेटाइजेशन भी वैसे ही रिड्यूस होगा। फाइनली करंट जीरो होगी, यानी कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड H की वैल्यू जीरो होगी तो मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होगा। लेकिन ये वापस ऐसे इसको फॉलो करते हुए नहीं आया। यहां पर देखिए मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो हो गई, करंट की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ। ये जितना बचा हुआ है करंट जीरो हो जाने के बावजूद भी यहां मैग्नेटाइजेशन बचा हुआ है, दिस इज व्हाट वी कॉल रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म यहां पर बच गया। रिटेंटिविटी यहां पर है, इतना ये रिटेन कर रहा है, इतना मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के अंदर फिट हो गया, फिल हो गया, अब ये खत्म नहीं हो रहा। खत्म करना चाहते हैं तो हमने कहा कि अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज करें। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने का मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया, ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता रहा, डीमैग्नेटाइज होता रहा। अब ये फाइनली इसका मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टर जो है वो खत्म हो गया, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो गया फुल्ली। डीमैग्नेटाइज होने के लिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना पड़ा, मतलब कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ा। इसको हम कोएर्सिविटी बोलते हैं, दैट द मिनिमम अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड व्हिच विल कंप्लीटली वाइप आउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। इसी तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में जब बढ़ाते जाएंगे तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, फिर वापस ऐसे आएंगे, फिर मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के प्रोसेस में ऐसे आएगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज the hysteresis curve. Lagging of intensity of magnetization during the process of magnetization and demagnetization is what we call as hysteresis. जो इसके अंदर लैग करता है, यानी कि जो इसके अंदर रेजिड्यू मैग्नेटिज्म बच जाता है, in spite of taking the intensity of magnetization zero या magnetizing field zero, then too the residual magnetism left, and that is what we call as हिस्टेरिसिस। ये हिस्टेरिसिस होता है। और जब किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसमें ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस होता है वो इस कर्व के एरिया से निकाला जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज हिस्टेरिसिस लूप। एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप विल टेल यू अबाउट द अमाउंट ऑफ द हीट लॉस या अमाउंट ऑफ द हिस्टेरिसिस लॉस। सो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज द हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस में दो चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। दिस इज रिटेंटिविटी, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज कोएर्सिविटी। ये कोएर्सिविटी है और ये रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या चीज है? दैट द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक कैरेक्टर लेफ्ट इवन इफ द करंट इज जीरो, इवन इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज जीरो। What is coercivity? Amount of opposite magnetizing field that should be applied to completely wipe out the magnetic character in the magnetic material. That is what we call as coercivity. Now in the next question, that is question number 49, they are saying that why is the soft iron considered more suitable than steel for making core of the transformer? Transformer की core बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ज़्यादा यूजफुल है एज कम्पेयर टू स्टील।
आप देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 49 हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए विच वन इज यूजफुल? सॉफ्ट आयरन इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। देखिए जैसे हम सॉफ्ट आयरन का अगर हिस्टेरिसिस कर्व देखें, दिस इज द हिस्टेरिसिस कर्व ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये हिस्टेरिसिस कर्व है सॉफ्ट आयरन का। This is for soft iron and the next one is for steel. ये स्टील के लिए हिस्टेरिसिस कर्व है ऐसे। This is for steel. Soft iron is useful for making core of the transformer because दो रीजन से ये ज्यादा यूजफुल है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि सॉफ्ट आयरन की जो कोएर्सिविटी है दैट इज स्मॉलर देन स्टील। ये देखिए कोएर्सिविटी, व्हाट इज कोएर्सिविटी? कोएर्सिविटी इज द रिवर्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू वाइप आउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर कंप्लीटली। तो जब ट्रांसफार्मर के अंदर कोर डाली जाती है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है, ट्रांसफार्मर में आप जानते हैं ट्रांसफार्मर हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वर्क करता है, एसी के लिए। एसी का मतलब क्या होता है? एक बार करंट की डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन में, दूसरी बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में। करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी एक डायरेक्शन में, फिर डिक्रीज होगी, फिर जीरो होगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, और ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स जब कोई भी मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल इस तरह की करंट के अंदर रखा होता है, इस तरह की करंट कॉइल के अंदर रखा होता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल एक बार मैग्नेटाइज होता है, उसके अपोजिट दूसरी बार डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज। तो सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल है जो इजिली डीमैग्नेटाइज होगा, कोएर्सिविटी कम है। बट स्टील अगर देखें ये इजिली मैग्नेटाइज नहीं होगा, ये लेस है, दिस वैल्यू इज लेस कोएर्सिविटी एंड दिस इज लार्ज कोएर्सिविटी। लार्ज कोएर्सिविटी है स्टील की एंड दैट इज व्हाई इस तरह का मटेरियल स्टील अगर रखेंगे कोर में, ट्रांसफार्मर की कोर में, तो इस विल गेट डीमैग्नेटाइज लेट या बहुत मुश्किल से, नॉट इजिली। इट विल नॉट गेट डीमैग्नेटाइज इजिली। ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों इजिली होगा, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन इज मोर यूजफुल। दूसरी चीज, मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन में जो एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप है, सॉफ्ट आयरन का एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस लूप इज क्वाइट स्मॉलर, कम होता है स्टील के कंपैरिजन में, एंड दैट इज व्हाई द हीट लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस इसमें कम होता है। सो सॉफ्ट आयरन इज मोर यूजफुल फॉर मेकिंग ट्रांसफार्मर कोर बिकॉज less hysteresis loss because of the less coercivity. On other hand, steel is more useful for making permanent magnets. Permanent magnet के लिए steel ज़्यादा useful है, क्यों? Because its magnetic character will not wipe out easily. क्यों? Because it has large coercivity, large magnetic intensity is required in the reverse direction to wipe out the magnetic field. Magnetic flux density को खत्म करने के लिए, magnetic character को खत्म करने के लिए large magnetic intensity या magnetizing field चाहिए, right? तो ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, स्टील के केस में जब परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं तो ज्यादा यूजफुल है, और इसका जो एरिया ऑफ द लूप है उससे यहां पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं उसका काम अलग है, और जो सॉफ्ट आयरन कोर हम ट्रांसफार्मर में बनाते हैं वहां पर फंक्शन अलग है। कोर ऑफ द सॉफ्ट आयरन, वहां पर वो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज दोनों प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में जाती है, यहां पर कोई मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन नहीं होना है। स्टील का परमानेंट मैग्नेट बन गया, अब उसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं करना होता, इसलिए एरिया ऑफ द लूप कम है, ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टेरिसिस लॉस होने का वहां पर कोई भी प्रोसेस ही नहीं होता है, राइट? ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 49। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 51, एक्सप्लेन क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। 51 क्वेश्चन में क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक, देखिए पैरामैग्नेटिक, एंड उसके बाद में हम यहां पर क्यों एक चीज छोड़ दें, फेरोमैग्नेटिक। दोनों के केस में क्यूरी लॉ कैसे लिखा जाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। ये क्यूरी लॉ के हिसाब से ही होता है, दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
और यहां पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए दिस इज 1/T-TC क्यूरी टेम्परेचर, T-TC यानी कि TC के बाद ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, उसके पहले ये टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो बहुत कम इसमें चेंजेस आते हैं। आफ्टर दिस क्यूरी टेम्परेचर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस रैपिडली, वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सो ये क्यूरी लॉ हो गया पैरामैग्नेटिक के लिए, ये क्यूरी लॉ हो गया फेरोमैग्नेटिक के लिए। Now the next question is question number 52, in which they want defined magnetic permeability of the magnetic material. Magnetic material की magnetic permeability क्या है? जैसे कि this is question number 52, किसी भी solenoid के अंदर magnetic material रखा हुआ है तो उसके अंदर magnetic flux density क्या होगी भैया? वैसे तो म्यू नॉट Ni होता है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर क्योंकि कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है तो उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू Ni हो जाएगा। अच्छा, Ni को हम रिप्लेस करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी H से, सो B विल बी इक्वल टू म्यू इनटू H। दैट मींस म्यू जो होगा इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। That means magnetic permeability is defined as the ratio of magnetic flux density to the magnetic intensity or magnetizing field. Mu is the permeability of the magnetic material, is defined as the ratio of magnetic flux density to the magnetic intensity. Question number 52 के बाद में अगला आ रहा है objective question, which is question number 53, और ये कह रहे हैं moving electron enters in the uniform magnetic field perpendicularly inside the magnetic field, the electron travels along. कौन से पाथ में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, किस पे जाके मूव करेगा? मैं आपको पूरी बात बता देता हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो सकती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्रीज हो सकती है, थीटा की वैल्यू अदर देन, देखिए अदर देन 0, 180 एंड 90, अदर देन 0, 180 एंड 90, ये कोई भी थीटा की वैल्यू अलग हो सकती है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल 90 डिग्रीज एंगल बनाता है विद द वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। सो दिस इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। परपेंडिकुलर अगर एंटर करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है, सर्कल फॉर्म करेगा, ट्रेजेक्टरी विल बी सर्कल। अगर 0 या 180 डिग्रीज पर एंटर करता है यानी कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जाता है तो ये स्ट्रेट लाइन करेगा। और इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन में बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो ये हेलिकल पाथ दिखाएगा, यानी कि हेलिक्स बनाएगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 53। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 53, the next question is question number 54, और 54 में बोल रहे हैं the particles which cannot accelerated by the Van de Graaff generator। Van de Graaff generator से कौन से particles को हम accelerate नहीं कर सकते? बेसिकली ये Van de Graaff generator हो या फिर cyclotron हो। Which particles cannot be accelerated by Van de Graaff generator या फिर which particles cannot be accelerated by cyclotron? चार्ज पार्टिकल से ही साइक्लोट्रॉन, चार्ज पार्टिकल को ही साइक्लोट्रॉन में एक्सेलरेट किया जा सकता है और चार्ज पार्टिकल को ही वैन डे ग्राफ जनरेटर में भी एक्सेलरेट किया जा सकता है। यहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है वो इवन स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगाती है। इसमें कौन सा चार्ज पार्टिकल नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, न्यूट्रॉन। अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल भी चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन्स भी चार्ज पार्टिकल। न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द वैन डे ग्राफ जनरेटर या साइक्लोट्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55, जिसमें ये कह रहे हैं कि विच व्हेन चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। अभी अभी मैंने बताया, यस इट डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ। फिर ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिमेन कांस्टेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में आप देखेंगे परपेंडिकुलरली जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो फिर ये कैसे एंटर करेगा, दिस विल मूव लाइक दिस, और ये ऐसे सर्कुलर पाथ बनाएगा। याद रखिएगा, ये सर्कुलर पाथ ऐसे बनाएगा। और जब ये सर्कुलर पाथ बनाएगा तो यहां पर क्या होगा, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा होगा, यानी कि वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। देखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंशियली होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो वेलोसिटी इधर की तरफ है और फोर्स उसके परपेंडिकुलर है, यानी कि फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है जो कि वेलोसिटी को बढ़ा पाए मैग्नीट्यूड को, या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिक्रीज कर पाए। जब भी फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करता है वो सर्कल को बनाता है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन का मतलब फोर्स विल ओनली चेंज द डायरेक्शन, फोर्स विल ओनली अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चल रहा है तो ये फोर्स केवल उसके डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करेगा, मतलब सर्कुलर मोशन देगा, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। सो रिमेंबर, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है। दैट मींस स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है। याद रहे काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² होता है, और आप सोच रहे होंगे उसमें तो v वेलोसिटी होता है, और यहां वेलोसिटी तो चेंज करेगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। और जो हाफ mv² में हम लिखते हैं वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड लिखते हैं। So magnitude will remain same, speed will remain same, speed will not change, kinetic energy will not change, और दो चीजें चेंज होगी, वो क्या, velocity which is a vector quantity, direction की वजह से velocity चेंज होगी, momentum will also change which is also a vector quantity। So velocity and momentum दो चीजें चेंज होगी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। क्या चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी और उसका स्पीड चेंज नहीं होगा। Now बीच में बाकी के क्वेश्चंस जो हैं 3-4 क्वेश्चंस दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन, तो हम लोग सीधे जंप ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। और 59 में उन्होंने कहा है सर्कुलर कॉइल कैरिंग अ करंट I हैज रेडियस कैपिटल R एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N। If all the three, that is current, radius and number of turns are doubled, what will be the effect on magnetic field at its center? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट पड़ेगा? We are discussing question number 59. Magnetic field at the center of this circular current carrying coil जिसमें n number of turns है। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू μ0I/2r होती है, μ0I/2r के साथ साथ यहां पर मैग्नेट नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है तो उसका भी मल्टीप्लाई कीजिए, n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। नया मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा B', उसमें क्या है, उन्होंने करंट को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया। तो भैया देखो कहां कहां डबल हो रहा है, 2 × 2 करंट और नंबर ऑफ टर्न्स, और रेडियस भी डबल हो गया 2 टाइम्स, एक 2 बचेगा, दैट मींस 2 टाइम्स द इनिशियल। जो पहले मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका 2 गुना बाद में हो जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपने डबल कर दिए, रेडियस डबल कर दिया और करंट को डबल कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखें, ये भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के रिलेशन पर आधारित है, बिल्कुल इजी वन फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 61 में वो कह रहे हैं कि a uniform magnetic field exists in the space in the plane of the paper and initially directed from left to right. A bar of the soft iron is placed parallel to it, the lines of forces passing through. किस तरह का पैटर्न ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस बनेगा? क्वेश्चन नंबर 61 में आप देखिए कि पहले इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी, पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस थी। इस पैरेलल मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में उन्होंने बीच में एक सॉफ्ट आयरन का बार रखा, तो सॉफ्ट आयरन का बार उन्होंने इस तरीके से यहां पर ये रख दिया, दिस इज द सॉफ्ट आयरन बार इज केप्ट इन दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये बीच में सॉफ्ट आयरन बार रख दिया।
क्या होगा? सॉफ्ट आयरन कौन सा मटेरियल होता है? इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जहां पर भी रखा जाता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी? अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वो अगर इंक्रीज होने लग जाएंगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो जो पैटर्न है वो पैटर्न यहाँ पर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस तरीके का दिया हुआ है, जहां पर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे बेंड करके इसके अंदर से जा रही, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज अगर है तो उसमें ऐसे करके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करेगा। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहां पर डायामैग्नेटिक मटेरियल लगा होता तो आप देखिए ये एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अभी आपकी कुछ ऐसे करके ऐसे जा रही होती, ऐसे करके ऐसे, ये लाइक दिस ऐसे। तो यहां पर आप देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज हो गई और यहां पर ऐसे बेंड करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज हो गई। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 61। ये फेरो है और ये डाया है, डायामैग्नेटिक है। अगर फेरोमैग्नेटिक डायामैग्नेटिक के बजाय बीच में पैरामैग्नेटिक होता तो ये यहां पर बेंड तो करती लेकिन इतनी ज्यादा डेंस मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं नजर आती, थोड़ी सी कम होती। पहले ये है इससे थोड़ी ज्यादा और जो यहां पर बना हुआ है इससे थोड़ा सा कम, डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होती वो थोड़ी सी लेस होती। So this is all about this question number 61 and the last question is question number 62. Question number 62 में पूछ रहे हैं the vertical component of Earth's magnetic field is zero at, कहां पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है? तो ऑप्शंस यहां पर दिए हुए हैं, मैग्नेटिक पोल्स, ज्योग्राफिकल पोल्स, 45 डिग्रीज लैटिट्यूड एंड मैग्नेटिक इक्वेटर। भाई आप अगर देखें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 62, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लास्ट सेशन। ये अगर अर्थ का ग्लोब है, दिस इज द ग्लोब ऑफ द अर्थ, हम जानते हैं कि ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये ज्योग्राफिक साउथ है। दूसरी चीज एट द सेम टाइम हम लोग ये भी जानते हैं कि दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ एंड दिस इज मैग्नेटिक साउथ। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है। ये एज्यूम किया जाता है कि अर्थ के अंदर ये एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। रखा हुआ है का मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स की वजह से एज्यूम किया जाता है, ये मैग्नेटिक मटेरियल्स की वजह से यहां पर है, जिसमें ये इस तरीके से मैग्नेट रखा हुआ है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ होगा, ये मैग्नेटिक साउथ हो गया। अभी क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज दे विल बी मूविंग लाइक दिस, कि यहां से ये साउथ पोल है एंड दिस विल बी द नॉर्थ पोल। नॉर्थ, इधर नॉर्थ की तरफ में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल आता है और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल आता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होंगी दे विल बी लाइक दिस। ये देखिए ये पैरेलल और यहां पर ऐसे, दिस विल बी पैरेलल एंड यहां पर ऐसे। सो दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पैरेलल चल रही है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज और यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज परपेंडिकुलरली एंटर कर रही हैं। यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऐसे बाहर निकल रही है। तो जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज परपेंडिकुलरली एंटर कर रही हैं और अर्थ का सरफेस क्या है, ये है अर्थ का सरफेस, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां पर तो बहुत तेजी से मिलेगा, लेकिन यहां पर पूरा पैरेलल है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। कहां पर, इक्वेटर पर। दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर पैरेलल। सो इक्वेटर पर अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब हॉरिजॉन्टल है, दैट मींस यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है और यहां पर सब कुछ वर्टिकल ही वर्टिकल है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली एंटर करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग परपेंडिकुलरली एट मैग्नेटिक पोल्स एंड इज पैरेलल टू द अर्थ सरफेस एट इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर पर पैरेलल रहेगी, तो यहां पर कोई भी वर्टिकल कंपोनेंट विल नॉट एग्जिस्ट और यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, डज एग्जिस्ट, सब कुछ वर्टिकल कंपोनेंट में ही होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, properties of magnetic materials, dia, para, ferro and all is finished. The next upcoming topic is, next unit is EMI, AC and EMW, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हम अगले यूनिट में डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर कि इसको बार बार बढ़िया रिवाइज करके आप मैग्नेटिज्म को खूब तगड़ा कर लेंगे और जब मैग्नेटिज्म तगड़ा होगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो डायरेक्शन का गेम है, जो प्रभुदेवा आपको बनना है उसमें और सुपर प्रभुदेवा आपको बनना पड़ेगा, तो वहां पर डायरेक्शन का गेम और स्ट्रांग हो जाएगा।
इसी तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट में भी एक सीरीज हम लोग चलाएंगे जिसमें एलसी सर्किट, एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, सारे सर्किट एक साथ अलग बिल्कुल सीरीज में हम लोग देखेंगे, सो दैट कि आपको कन्वेंशन क्लियर होगा और आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ इजीली मैनेज हो पाएगा, राइट? थैंक यू वेरी मच. वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन, दैट इज फॉर EMI, AC एंड EMW.